सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। हम लोग देख रहे थे बाल विकास के क्वेश्चन पवन सीरीज़ से, और इस सीरीज़ में हमने 5 भाग देख लिए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 तक हो गया था। अभी देखते हैं छठा भाग 101वां सवाल, जो आज का होगा पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित ढंग से उसका विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन है थॉमसन महोदय का। थॉमसन महोदय ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, और यदि हम उस संकेत को उचित रूप से समझते हैं, उसका सही ढंग से विकास करते हैं, तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, यानी क्रेशमर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। तो देखिए, क्रेशमर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय दर्शन के, तो भारतीय दर्शन के हिसाब से भी व्यक्तित्व के 3 ही प्रकार हैं। भारतीय दर्शन के हिसाब से भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। और अगर एक क्वेश्चन इसी में आ जाता है सील गुण की, तो कुल 12 सील गुण होते हैं व्यक्तियों में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियां हैं। तो देखिए, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, ये सभी विधियां व्यक्तित्व मापन की विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है आपके सामने कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन है गेट्स एवं अन्य का। गेट्स एवं अन्य का ये कथन है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन का अध्ययन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो वो है मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि में कॉन्शस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शस माइंड का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो देखिए, क्रो एंड क्रो का ये कथन है कि व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है, उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा एक पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसको मापा जा सकता है। नेक्स्ट, ये भी एक स्टेटमेंट है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। यह कथन किसका है? देखिए, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, यह कथन मैकडूगल महोदय का है, और ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, ये कथन मैकडूगल का है। नेक्स्ट है कल्पना के प्रकार। तो देखिए, सृजनात्मक और आदनात्मक, ये दोनों जो है कल्पना के प्रकार में आते हैं, तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है आपको। स्टेटमेंट ये है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये वैलेंटाइन का कथन है कि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द जो है ना, उसका प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चिंतन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? तो चिंतन प्रक्रिया में जो सर्वाधिक तत्व होता है वो होता है उद्देश्य पूर्णता। क्या?
उद्देश्य पूर्णता चिंतन प्रक्रिया में सर्वाधिक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। क्या? मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क कहलाता है। यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट है गैरेट महोदय का। गैरेट का स्टेटमेंट है ये कि मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। नेक्स्ट, तर्क के प्रकार। तो देखिए, तर्क के दो प्रकार होते हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। तो ऑप्शन सी सही होगा, अ और ब दोनों। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये किसका कथन है? देखिए, माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर का स्टेटमेंट है, माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। नेक्स्ट, ये भी एक स्टेटमेंट है आपके सामने। स्टेटमेंट क्या है कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति को निश्चित क्रिया की प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। क्या? सीखने का वक्र जो है वो एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का स्टेटमेंट है। स्किनर महोदय ने कहा था कि सीखने का जो वक्र होता है वो किसी व्यक्ति के निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा था? तो देखिए, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था या फिर गंभीर उथल पुथल की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा था। स्टेनले हॉल ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस नामक बुक में इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से क्या मापा जाता है? तो देखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से बुद्धि लब्धि मापने का ये फार्मूला है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट है आपके सामने, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। जब आप किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का भिन्न होना कहलाता है वैयक्तिक भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यही होते हैं कि शारीरिक रचना में एक या बुद्धि में या व्यक्तित्व में एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मकता। क्या? संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की कठिनाई होती है। जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है उसकी कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई जो महसूस होती है वो कौन सी होती है? बौद्धिक विकास में। बौद्धिक विकास में कठिनाई महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत दिया वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है उसको। और इन्होंने इसमें इदम, अहम और परा अहम की बात की है। परा अहम, ठीक। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात की है सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन को स्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना चाहिए। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों का नए ढंग से समायोजन किया जाना
क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं तर्क। किसी समस्या समाधान में जो आपके पुराने अनुभव हैं उसको नए ढंग से अगर आप समायोजित करते हैं तो वो क्या है? तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन, ये उपरोक्त सभी यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक विकास, ये सब समायोजन के हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को, क्या? सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा को क्या कहते हैं? तो समय की मात्रा और उसमें संबंध, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध के चित्रांकित करने वाली रेखा को अधिगम वक्र कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तथा वह चीज़ों को जल्दी सीखता है तो वह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये थार्नडाइक के सीखने के तत्परता के नियम के अंतर्गत आएगा। देखिए, थार्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए थे। कौन कौन से? तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ये थार्नडाइक के सीखने के 3 प्रमुख नियम थे। और थार्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम भी दिए थे। वो 5 गौड़ नियम कौन कौन से थे? बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक नियम। ठीक। तो ये 5 गौड़ नियम थे और 3 प्रमुख नियम थे। तो ये था भाग 6। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए थैंक यू।